तो बात करते हैं एनीमिया के नोट्स की। एनीमिया की बात करेंगे और उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जो क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो व्हाट इज एनीमिया यार? इट इज डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन एंड रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी। ओके, अगर हम बात करें 6 मंथ टू 5 ईयर्स ऑफ एज में, अगर इसमें लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हीमोग्लोबिन हो गया तो ये एनीमिया बोल देंगे। एंड 6 ईयर्स से अगर हम बात करें, 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक, सो उसमें अगर लेस देन 12 ग्राम पर डीएल अगर हो गया, पीडियाट्रिक रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इसको हम एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। एंड फीमेल्स में अगर हम बात करें एडल्ट के अंदर मोर देन 15 ईयर्स में, तो फीमेल्स में 12 to 15 ग्राम इज नॉर्मल, है ना। एंड मेल्स के अंदर 13 to 17 ग्राम इज नॉर्मल, इससे कम तो एनीमिक बोल देंगे, ठीक है। देखो, जब भी रेड सेल मास कम होता है तो क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। पहले तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन। दूसरा चीज़ जो है आरबीसी काउंट कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा चीज़ जो है वो पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे कम हो जाती है, ये अपने को ध्यान देना है, ठीक है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन की बात। नाउ अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन हमसे पूछा जाता है दैट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? 3 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं एनीमिया को। पहला है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं एंड लेस कलर जो है वो लेस डेंस होता है। एंड दूसरा है मैक्रोसिटिक, बड़े हो जाते हैं साइज एंड हाइपोक्रोमिक। एंड तीसरा है नॉर्मोसिटिक, शेप भी सेम है एंड हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी सेम है, दैट इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में हमारे पास क्या है भाई? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड थैलेसीमिया इज अ टाइप ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया यार, है ना। थैलेसीमिया हिमोलाइटिक एनीमिया के अंदर भी आता है एंड इट इज अंडर दी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। एंड ऑल्सो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज की बात करें तो वो हमारे पास क्या है? मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक यार। अगर हम मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक की बात करें तो यहाँ पे रेटिकुलोसाइट काउंट के बेसिस में, रेटिकुलोसाइट काउंट के बेसिस में हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ गया है या फिर नॉर्मल है, रेटिकुलोसाइट काउंट अगर बढ़ गया तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक्यूट ब्लड लॉस के केस में यार, या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस, या फिर ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। नॉर्मल कब रहता है? रेटिकुलोसाइट एंड हाइपोक्रोमिक हो जाएंगे, मतलब मैक्रोसिटिक हो जाएंगे, बड़े साइज के। इट इज इन विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अगर आप नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की बात करें तो इसमें भी हम चेक करते हैं रेटिकुलोसाइट कैसा है, ठीक। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो बढ़ा हुआ है या फिर नॉर्मल है ना। एंड रेटिकुलोसाइट काउंट जो है बढ़ा हुआ या फिर नॉर्मल है। अगर बढ़ा हुआ रहे तो ये हमारे पास एक्यूट ब्लड लॉस केस में हो सकता है यार, है ना, क्योंकि कमी हो गई है तो नॉर्मल शेप भी है और कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है। हिमोलाइटिक एनीमिया के केस में है ये। तो ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया इस टाइप ऑफ मैक्रोसिटिक, बट अगर हिमोलाइटिक एनीमिया है जिसका हमने अलग से देखा है वीडियो, है ना, अलग से नोट्स बनाया, उस पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक या फिर G6PD डेफिशिएंसी, इसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। एंड अगर नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंटर है और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है तो किस में देखने को मिल सकता है? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, एनीमिया ऑफ
क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया, सब कुछ कम हो जाता है बट साइज भी नॉर्मल रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहता है। रेस्पॉन्स की बात करें, जब हम एनीमिया को ट्रीट करते हैं, मतलब अगर ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, तो 12 से 24 घंटे में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा यार, है ना, इरिटेबिलिटी। अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे 12 से 24 घंटे में जो इरिटेबिलिटी रहती है वो क्या होता है यार, यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। सो डिक्रीज इरिटेबिलिटी अगर ट्रीट करते हैं इस चीज़ को, एंड जो भूख नहीं लग रहा था वो भूख लगने लगता है। सो इंक्रीज एपेटाइट। एंड 26 to 48 आवर्स के अंदर हम बात करें तो एथॉइड हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। एंड 48 to 78 आवर्स में हमारे पास 72 आवर्स में क्या देखने को मिलेगा, 48 to 72 आवर्स में रेटिकुलोसाइटोसिस। एंड 4 to 30 डेज में यहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। एंड 1 to 3 मंथ में जो हमारे स्टोर्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो रिप्लेनिश हो जाएंगे यार। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो एनीमिया होने से कैसे बचाएंगे भाई, पहली बात तो बच्चे को, है ना, पीडियाट्रिक रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज पीडियाट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है। अगर हम बात करें एडल्ट में तो रहेगा ही, बट हाँ पीडियाट्रिक रेफरेंस में अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करेंगे यार फॉर 6 months and timely introduction of complementary feeding, timely introduction of complementary feeding at 6 months। ऑल्सो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे काउ मिल्क कंजम्पशन को यार, है ना, आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे। जो ससेप्टेबल लोग होंगे जिनमें मम्मी भी एनीमिक अगर है तो, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाने के लिए बोलेंगे, इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड पीरियडिक डीवॉर्मिंग करेंगे। एंड यहाँ पे नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम की बात कर सकते हैं यार, नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं 20 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन प्लस 100 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड देते हैं पर डे। कितने दिन के लिए, फॉर 100 डेज। हंड्रेड डेज एवरी ईयर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट प्रिवेंशन रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट यार, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन व्हाट इज एनीमिया, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स दोनों में ये लिख सकते हैं, इसी हिसाब से वो सब चीज़ ओवरलैपिंग है, इसीलिए एक साथ किया है मैंने।